अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम समात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई तेज़ी के साथ जो है वो अटैक कर रही है। मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। लाहौर में मास्क के हवाले से काफ़ी पर्चे दर्ज हुए हैं। कोरोना की तीसरी लहर माहिरीन ये कहते हैं कि बच्चों को काफ़ी तेज़ी के साथ अपनी लपेट में ले रही है। बच्चे सोच पर हैं कोरोना का, और बड़ों को भी बच्चों से जो है वो कोरोना लाहक हो रहा है। एक इंतहाई मैसिव दिन था और उसमें यह हुआ कि तकरीबन 8 महीनों के बाद एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई। जो कल का दिन था उसमें 80 अमवात जो है वो रिकॉर्ड हुई एक दिन के अंदर। अलार्मिंग सिचुएशन है, हुकूमत को इस बारे में सोचना होगा। जहां हुकूमती बुजुर्ग ये कहते हैं कि हमारी नाअहली है, खुद मान रहे हैं, वहां पर जो अवाम है वो क्या इसको संजीदा लेगी। प्रोग्राम में आज हमने मदऊ किया है सीनियर तज्ज़ियाकार फयाज वराइद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम में वेलकम करते हैं शराफत अली साहब, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और हनीफ अंजुम साहब हमें ज्वाइन करेंगे और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पहला सवाल मैं करूंगा फयाज वराइद साहब आपसे। कोरोना की तीसरी लहर, हुकूमती ओहदेदार एक जानिब यह बयान देते हैं कि हम कोरोना को ठीक तरीके से टैकल नहीं कर सके, जिसकी वजह से जो है वो बढ़ा है। ये गलती हमारी है। जब हुकूमत ये मान रही है तो लोग किस तरह से अमल करेंगे उनके फैसलों में? उमर, जो पंजाब हुकूमत के इंतजाम हैं कोरोना के हवाले से, जो वैक्सीन सेंटर बनाए हैं, यकीन माने कि इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम किया पंजाब हुकूमत ने कि अगर आप ख़ुद वहाँ पर जाएं और आप देखें कि लोग किस तरह जा रहे हैं और किस तरह लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं, शुरू से लेकर एंड तक उनको किस तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत इसमें सही मानों में एक मुबारक की मुस्तक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ जो बड़ी ख़तरनाक है, जैसे अभी आपने कहा कि लोग इसकी परवाह नहीं कर रहे। उन्हीं वैक्सीन सेंटर पे आप जाएं तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग वो हैं जो खुशहाल हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। यानी आप कोरोना सेंटर पे जाएं तो वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आ रहे हैं, एक लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की। लेकिन मैंने वहाँ देखा खड़े होकर और सोचता रहा कि यहाँ पर जो आम गरीब और मतवसत तबके के लोग हैं वो बिल्कुल नहीं आ रहे, बहुत कम आ रहे हैं। यानी ये बात बड़ी ख़तरनाक है कि इन वैक्सीन सेंटर से वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं जो ज़्यादातर पढ़े लिखे और इस चीज़ को जानते हैं। तो वो लोग जो गरीब हैं और आम बंदा है, दिहाड़ीदार है, उसको इन कोरोना सेंटर्स की अफादियत का नहीं पता। तो नतीजतन जब वो नहीं लगवाएगा वैक्सीन, उन्हीं लोगों के साथ रहेगा, उन लोगों से मिलेगा, अपना भी नुकसान करेगा और दोबारा उनको भी इंजेक्ट करेगा। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी फास्ट किस्म की तहरीक चलाने की ज़रूरत है, लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। उन लोगों को ख़ास तौर पर जो आम तबके के लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं। अभी भी उमर जो आम बंदा है और अनपढ़ है वो अब भी कह रहा है, उसके रिश्तेदार भी मर रहे हैं और देख भी रहा है कोरोना लोगों को हो रहा है इर्द गिर्द, लेकिन वो अब भी कह रहा है कि नहीं ये ड्रामा है, ये कुछ और चीज़ है। खुदा के लिए वो लोग जो आम लोग हैं, ज़ाहिर है वो ही सारे मिलते जुलते लोगों से, उन्हें मोटिवेट करने के लिए मीडिया पे और सरकारी सतह पे बहुत ज़रूरी है कि कोई मुहिम चलाई जाए, कुछ स्टेप लिया जाए। पंजाब हुकूमत ये भी स्टेप ले सकती है कि अगर किसी बंदे ने 60 साल से पहले, फिर 50 साल, अगर उसने प्रॉपर वैक्सीनेशन ना कराई तो उसको कोई मजदूरी नहीं देगा, उसके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। कोई ये कौम भी तो आपको पता ना ऐसे है, बेवकूफ़ों की सरदार है कि उनको चाहिए कि कोई ना कोई थोड़ी सी सख्ती करे ना इनको, तो फिर ये भागते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकारी सतह पर इनको जहाँ मोटिवेट करना चाहिए, कुछ लोगों पर ऐसे सरकारी सतह पर मोटिवेट कौन करेगा जब आपके वज़ीर आला की तर्जमान ये कह रही है फिरदौस आशिक अवान साहिबा कि हमारी नाअहली है, हमने जो है वो ठीक तरीके से इसको टैकल नहीं किया, जिसकी वजह से जो है वो ये बढ़ा है। तो वहां पर हुकूमत जो है वो किस तरह से, लोग जो है किस तरह से मानेंगे हुकूमत के फैसले जब हुकूमत खुद भी सीरियस नहीं ले रही इस चीज़ को? बुनियादी तौर पर इसलिए बढ़ा ना कि लोगों को मोटिवेट नहीं किया गया, लोगों को बताया नहीं गया। लोगों को पहली लहर के बाद दूसरी लहर आई, लोगों ने फिर इसको तीसरी लहर की बात को लोगों में रूटीन में लेना शुरू कर दिया। तो मोहतरमा तो है वो तो ज़्यादातर मसरूफ़ रहती हैं सियासियात में और सियासत में और चक्रों में, उनको तो पता ही नहीं कि कोरोना की क्या सूरत है, क्या सफ़र कर रहे हैं और इसके लिए कितना ज़रूरी है कि कौम को, इस हुकूमत को कितने अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए। लेकिन देखिए आपने अगर इतने अच्छे इंतजाम किए हैं, वहाँ बंदे बहुत कम जा रहे हैं, तो फिर आपको क्या फ़ायदा है कि वो दिन भी गुजरते जा रहे हैं। तो लिहाजा एक तो उनको गवर्नमेंट को चाहिए कि तहरीक चलाए, उनको मोटिवेट करे और कोई ऐसा मेजर ले कि लोगों को थोड़ा सा पाबंद भी करे। तो भाई आप लोग जाएं, चाहे आप छोटे हैं, बड़े हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, अगर आप इस अरसे के दौरान ना गए, आप खुद जाकर देखें एक्सपो सेंटर में सैकड़ों के हिसाब से काउंटर जो फारे बैठे हुए हैं। और बिल्कुल ये बड़ा जरूरी है। इस्तेमाल नहीं ना, हुकूमत ने अवेयरनेस उस तरीके से पैदा नहीं की और ठीक तरीके से लोगों को बताया नहीं है कि कौन किस तरह से जाएगा और किस तरह से वैक्सीन लगवाएगा। शराफत अली साहब, मामला आपके सामने है,
लोग सीरियस नहीं ले रहे। आपने यूरोप में भी देखा है, जब लॉकडाउन का इंदिया दिया गया है तो लोग सड़कों पर निकल आए हैं, बाकायदा तौर पे मारपीट शुरू हुई है। जो कल्चर पाकिस्तान में था अब यूरोप में चला गया है। लोग अब नहीं मान रहे लॉकडाउन को, कहते हैं जी हम नहीं मानेंगे, हम बाहर निकलेंगे, आपने जो करना कर लो, लॉकडाउन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उमर देखिए, ये अब जो कोरोना की तीसरी लहर है वो कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये यूके वेरिएंट्स है बेसिकली। अच्छा, हमें इसमें थोड़े से समझ लेना चाहिए कि ये बेसिकली जो यूके वेरिएंट्स है वो क्यों सबसे ज़्यादा खतरनाक है। उसकी खतरनाक होने की रीज़न ये है कि ये जो कोरोना इस वक्त जो है वो इसकी इस तरह की शक्ल हो चुकी है कि ये नॉर्मली डिटेक्ट नहीं होता। 8, 9, 10 दिन तक वो ऐसे लोग जिनका कोरोना टेस्ट इवन नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आ रहा, उनको भी 10वें 11वें दिन पता चलता है। एकदम से हल्की सी पेन हुई, पेन के साथ थोड़ी सी कफ हुई, कफ के बाद उनको पता चला कि ये तो बड़ी सीरियस कंडीशन में और आईसीयू में थे। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं। कोरोना, एक चीज़ तो मानना चाहिए कि ये एक वबा है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने अपनी अब जो पिछले चंद वर्षों में अपने आप को जो बलूगत हासिल की है वो सारी की है सोशल मीडिया से। वहां पे हेर से हमारे पास जो ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी कोई सार पैर नहीं है, जिसको जो सूट की उसने वो उठाई और वो हम बैठ के अपने अपनी ड्राइंग रूम्स में और बैठिंग में उनको डिस्कशन करते हैं। इस वजह से हमारे पास जो हुकूमत की आपने जिस तरह बात की है, फिर फिरदौस आशिक अवान साहब की, बिल्कुल उनको ऐसा किसी किस्म की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। वो स्पोक्समैन है, गवर्नमेंट की नुमाइंदा है, गवर्नमेंट को वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। वो इतनी कमजोर अगर किसी किस्म की वो स्टेटमेंट देंगी, इतनी कमजोर, तो वाकई मोरल नहीं बना पाएंगी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस कोरोना के फाइट करने के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। असल में हुआ ये कि जो लोग, जिस तरह अभी मेरे मोहतरम फयाज साहब फरमा रहे थे कि जो हमारी वैक्सीनेशन का अमल है उसमें हुआ ये कि एक पहले कुछ अर्सा पहले हमें ये बताया गया जी कि ये जो कोरोना के लिए वैक्सीन करवानी है उससे पता नहीं क्या पार्टिकल्स हमारे अंदर इंजेक्ट कर दिए जाएंगे, उससे कोई डिवाइस अंदर चली जाएगी। बेसिकली ये दो बुनियादी फर्क है। जो कोरोना वैक्सीन बनाई गई है उसमें जो चाइना ने बनाई है, चाइना ने इसकी क्लासिक जो अप्रोच है उसके तहत बनाई है। उसमें ये एक डेड सेल और जो इसके हैं वीक सेल उसको इंजेक्ट करके, ये जो फाइजर ने बनाई है जिसको अमेरिका और जर्मनी ने जिनका मॉडल अडॉप्ट किया है, वो बेसिकली वो जो वैक्सीन बनाई गई है वो आरएनए को उसके मैसेज के थ्रू बनाई गई। राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें ये मैसेज ट्रांसमिट किया जाता है, जो आपके ब्लड में डीएनए है वो उसको अडेप्ट करता है और मैसेज पास होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो लफ्ज मैसेज है ना, जिस तरह हमारे ये नर्व सिस्टम में जो मैसेज चलता है, इसी तरह का मैसेज जब वो पास ऑन हो रहा है उसको हमने ये समझ लिया कि शायद इस किस्म की वैक्सीन लगाने से हमारे अंदर पता नहीं कोई चिप चली जाएगी, हमारी पता नहीं कोई जासूसी होगी या पता नहीं क्या मसला है। ये जो फियर है, ये जो खौफ है, वो अभी तक कोरोना के बारे में हमें सीरियस होने नहीं दे रहे। और दूसरी बात यह है, सोचने की बात यह है कि टोटल हमारे पास डिमांड है क्या? सिर्फ एक मास्क, वो भी मुंह पे रखना। हमारे पास एक तरफ यह है कि हमारी अपनी और हमारे प्यारों की जानें वो स्टेक पे हैं, रिस्क पे हैं, लेकिन हमारे ऊपर लाइबिलिटी कितनी फिक्स हो रही है? सिर्फ ये कि अपना मुंह फेस कवर कर ले। जिस तरह कुरान में मुख्तलिफ जगहों पे वही सुनाई जाती है, इस तरह आजकल इवन फेसबुक पे आ रहा है, बहुत सारे मीडिया पे आ रहा है कि अपना मुंह फेस को जो अपने को मास्क से कवर कर लें बजाय इसके कि वो कफन से कवर हो। ये इंतहा है समझाने के लिए कि खुदारा इन चीजों को अडॉप्ट कीजिए। मास्क मुंह पे चढ़ाना कोई महंगी कीमत नहीं है अपनी जानों को बचाने के लिए, अपने प्यारों की जानों को बचाने के लिए। हनीफ साहब से भी पूछ लेते हैं। हनीफ साहब, आपने बातें सुनी है, फयाज साहब की भी, शराफत साहब की भी, आपका तदरीस से भी ताल्लुक है, स्कूल से भी ताल्लुक है, स्कूल्स को बंद किया जा रहा है और जो है वो स्कूल्स वाले भी सरापा एहतजाज हैं। कोरोना की तीसरी लहर अब बच्चों पे काफी ज्यादा अटैक कर रही है। एक जानिब तो स्कूल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं जी हम लोग लॉन्ग मार्च करेंगे और बहुत सारे लोगों का मॉब लेकर ना हम जाएंगे इस्लामाबाद में। अब यहाँ पर सिचुएशन काफी जो है वो क्रिटिकल है। आप भी ताल्लुक रखते हैं इसी शोबे से, क्या समझते हैं, वाकई स्कूल्स बंद करने का फैसला ठीक है या कि इनको खोलना चाहिए? कोरोना की तीसरी लहर जो है वो उससे कोई सरोकार नहीं है बच्चों को। मैं थोड़ा पीछे से डिटेल से थोड़ा अगर इजाज़त हो तो बताना चाहूँगा कि जब पहली लहर आई थी और जब कोरोना हमारे मुल्क में आया था तो आपको याद होगा कि हमारे नेशनल लेवल पे इसको सीरियस नहीं लिया गया था और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था ये कुछ भी नहीं होता, ये एक फ्लू होता है, ये ठीक हो जाता है। तो हमें एक मैसेज मिला एज ए कौम कि ये कुछ भी नहीं है।
और बहुत सारे लोगों का इसके ऊपर बिलीफ ही नहीं बना, और लोग एक दूसरे से पूछा करते थे कि यार किसी ने कोरोना का मरीज कभी देखा है, किसी के रिश्तेदारों में है, तो वो जवाब आता था नहीं, क्योंकि उस वक्त ये कम था। आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता गया। और आपको पता है कि उस वक्त जब ईरान से लोग आए थे, ज़ायरीन आए थे, तो किस तरह से उनको ट्रीट किया गया और किस तरह वो विदाउट एनी फिल्टर वो पाकिस्तान में पेनिट्रेट हो गए और ये फैलना शुरू हो गया और ये वबा बढ़ती चली गई। उसके बाद अगले स्टेप पे आप देखें कि जब कंट्रोल हुआ, चलें हुकूमत की पाबंदियों की वजह से या तावन की वजह से या लोगों के जैसे भी अल्लाह ने करम किया, कुछ बेहतरी आई, तो उस वक़्त फिर एक मैसेज चलाया गया था कि कोरोना कंट्रोल हो गया है और अब जो है आपने एहतियात करनी है। आप देखें आज भी अगर आप मैसेज किसी को फ़ोन करें तो आगे से यही मैसेज आता है कि कोरोना जो है वो कंट्रोल हो चुका हुआ है। तो इससे हम मैसेज क्या दे रहे हैं? हम इससे मैसेज ये दे रहे हैं कि कोरोना कंट्रोल है और कोई इसमें कोई सीरियस इशू नहीं है। तो ये इनडायरेक्टली एक मैसेज आ रहा है। मुझे ये फील होता है कि अब देखें कि हमारी कौम ऊपर से लेकर नीचे तक हम लोग सीरियस नहीं है और हर चीज़ को एक नॉन सीरियस अंदाज में उसको एक मजमूई जो हमारा बिहेवियर है वो बिल्कुल एक खलंडरे बच्चे की तरह का है और हम उसको बिल्कुल सीरियसली ले नहीं रहे। हालांकि हमारे रिश्तेदारों में इर्द गिर्द लोगों की डेथ्स हो रही हैं और ये बड़ा सीरियस है और इसको सीरियस लेना चाहिए। आप देखें मिनिस्टर्स की जब मीटिंग्स होती हैं इवन बड़े बड़े आला सतह पे, तो वहाँ भी लोग SOPs का ख्याल नहीं रखते, तो उससे क्या होता है कि उसका टिकल डाउन इफेक्ट जो है वो एक आम आदमी के ऊपर होता है, क्योंकि जब टॉप के लोग जो काम करेंगे लोअर लोग भी वही उसका इफेक्ट लेंगे। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये एक नेशनल डिज़ास्टर है, बल्कि इंटरनेशनल डिज़ास्टर है, इसको डिज़ास्टर लेना चाहिए। लेकिन आप देखें हमारी हुकूमत का, हमारी अपोजिशन का, हमारी पार्टियों का क्या बिहेवियर है, वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों में लड़ रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे एक बहरी जहाज हो और उस पर सब लोग बैठे हो और वो आपस में लड़ रहे हो और जहाज डूब रहा हो। ये हमारा मुल्क है, हमें सब लोगों को इकट्ठे होकर एक मजमूई बिहेवियर बनाना चाहिए जो कि नहीं बन रहा। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो अब ये बच्चों में चीज़ पेनिट्रेट हुई है तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया स्कूल बंद करने का, ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक एक बेहतर डिसीजन है। हमें इस वक्त लॉन्ग मार्च और ये चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, हालात ज़रा बेहतर हूँ और हुकूमत जब अनड्यू स्कूल्स बंद करती है तो उस वक्त हमें ज़रूर एहतजाज करना चाहिए, लेकिन इस वक्त एहतजाज करना मैं समझता हूँ कि वो जस्टिफाइड नहीं। हमारी एक छोटी सी बात मैं यहाँ कहूँ, हमारी कौम का जो मजाज है ना, ये वो सही कह रहे हैं हमारे दोस्त के, ये थोड़ा सा तमाश पीने वाला एंजॉय करते ज़्यादा चीज़ों को सीरियस नहीं लेते। आप थोड़ा सा गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा कानून एक्टिव हो। आप छोटा सा जुर्माना करेंगे, आप ऐलान कर दें जी 100 रुपये अभी जुर्माना होगा जिसने मास्क नहीं पहना होगा, देख लेना ये इस कौम में कोई बंदा भी बगैर मास्क के नहीं निकलेगा। ये इनका मजाज है, थोड़ी सी कहीं से सख्ती और ख़तरा हो ना, इनको पता अगले चौक पे पकड़ा जाऊंगा। मैंने कई लोग मोटरसाइकिल वालों देखा है, अगर यार मास्क इसलिए लगाया हुआ है अगले चौक पे सुना कहाँ पकड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा इनको साथ साथ ये मतलब तबलीग भी करें, इनको बताएं भी, लेकिन थोड़ा सा इनके डंडा और कानून भी टाइट करें, क्योंकि ये जैसे मेरे दोस्त कह रहे हैं सीरियस चीज़ है, इसको सीरियसली हैंडल करना चाहिए और ये हमारा है मजाज, हमें डंडे की जरूरत हो। अच्छा तो फैज साहब यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए थे ना तो बड़े दावे करते थे कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा और सबको है जो बराबरी के हकूक मिलेंगे, लेकिन उनके दावे हवा में उड़े हुए हैं और हुकूमती ओहदेदार ही जो उनकी अपनी जो पार्टी के बंदे हैं ना वो ही उनकी कश्तियाँ जो है वो डबोएंगे। अब तारिक बशीर चीमा साहब का मामला आया कि उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को जो है वो हुकूमत के तहादी हैं, पूरी फैमिली को उन्होंने जो है वो कोरोना की वैक्सीन लगाई और जहाँ पर वैक्सीन जितनी कम है वहाँ पर तारिक बशीर चीमा साहब का ये इकदाम जो है ये काबिल मज़म्मत है और हम भी इसकी मज़म्मत करते हैं अपने चैनल के तवज्जुद से। आपसे भी पूछना चाहूँगा, एक तो लगवा दी, वीडियो भी आ गई, दूसरा ढिटाई के साथ उस चीज़ पर कायम है कि हमने तो लगाई नहीं है, फिर कहते हैं लगा दिया तो फिर क्या हो गया। बड़ी सही बात की आपने कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो अपना वादा पूरा कर दिया है। उन्हें ज़्यादा तबके नहीं रखे, पहले हम अपने आप को दाव लगाए होता है, एक अमीर है, एक मुतवसत तबका है, एक छोटा तबका है, एक दरमियाना, लेकिन अब तबके सिर्फ 2 ही उन्होंने रखे हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है, ये उन्होंने फैसला कर दिया। और ये जो आप बात कर रहे हैं तो ये है कि चलो उसने लगवाई, देखिए लोगों की डटाई देखें, वजारतों पर बैठे हुए लोग हैं, जैसे आप 4 बशीर चीमा साहब की बात की है, वजारत पर बैठा हुआ इतना अहम आदमी है, ठीक है आपने लगवा लिया है तो आपको समझ नहीं, अकल नहीं, समझ बूझ नहीं कि आप उसको फिर सोशल मीडिया पे वायरल भी कर रहे हैं। क्या जरूरत करने की, पहले तो उसको करे ही ना, और अगर वायरल हो गया है तो फिर उसमें माजरत करने में क्या हर्ज है। इवन मैं तो कहता था कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब की वो तस्वीर शाया हुई थी तो उन्हें उस पर भी माजरत कर लेनी चाहिए।
देखिए ये तो इंसान का बड़ापन है, गलती हो जाना इंसान की बड़ी बात नहीं है। इंसान बड़ा वो होता है जो अपनी गलती को तस्लीम कर ले, और यकीनन अगर वो उसको मान ले, उसको आर्गू ना करें, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मैसेज जाएगा। और वही बात जो हम कह रहे थे कि लोगों को मोटिवेट करने वाले, उस पर भी ये असर पड़ेगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो चीज़ें हैं उनको भी इससे पूछना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बयान आ जाता है जी हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कम अज सबसे कम पहले वजारत कम से अज आते कम हैं, अब बाद में हम कोई दूसरी वजारत हमारे में जो रहते हैं। कप्तान का दौर है उसमें तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि यहाँ अब वो नाइंसाफियाँ ना हो, वो चीज़ें ना हों जो पहले हुआ करती थी। और अगर यहाँ कहीं गरीब हो को जाए, गरीब का हक मिले। हाँ नहीं, अब गरीब को गरीब का ही हक हमें मिल रहा है। मकान चाहिए, हमें अब नौकरी ये चाहिए, है हमें उम्र, रोटी ये है चाहिए। उम्र, अब उन्होंने तस्लीम कर लिया ये गरीब है और ये गरीब रहेगा, ये गरीब ही ये रहेगा। अमीर है और इसके सारे हकूक हैं। अब ये तो उन्होंने अच्छी बात की है, इसका क्रेडिट तो देना उनको, ये गरीबों को उन्हें तस्लीम कर लिया कि आपके हकूक ये मैंने हैं, मैंने ये मैंने गरीबों फैसला की तरह पे जिए। मैं बात शेयर करना चाहूंगा, उस पर मैं अपने मौजूद पैनलिस्ट से भी इसका जवाब दूंगा। मैंने आउटडोर एक प्रोग्राम किया, वहाँ पे एक बाबा जी थे जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान थे। 10 महीने से उन्होंने अपने घर का बिल जमा नहीं कराया था। उन्होंने कहा कि हम लोग मफलूज हैं, हम लोग जो है वो गुलाम बन चुके हुए हैं। ये 200 ख़ानदान है, और ये 200 ख़ानदान ऐसा ख़ानदान है कि जिसमें जो है वो अंग्रेज़ों के दौर में ना अंग्रेज़ों से फ़ायदे लिए हुए हैं। अब वो हम पर काबिज होके बैठ गए हैं, और हम सारी जिंदगियां, हमारे आने वाले बच्चे भी उनके हाथ पे बैत कर चुके हैं और उनके चुंगल से नहीं निकल सकते। हमने गरीब ही रहना। उम्र कसूर भी तो हमारा है ना, हम भी तो उनके जाकर दरबारों पर नाचते हैं ना। जरा सा जलसा निकलता है, कौन लोग नारे मार रहे होते हैं, कौन जोश दिखा रहे हैं, कौन उनके पाँव चूम रहे होते हैं, कौन उनको हार हम लड़ रहे होते हैं नून लीग के लिए, पीटीआई के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए। खानदानों को बनाया, हमने उनको बड़ा बनाया, हमने उनको पूछ रहे हैं, कसूर तो सारा अपना ही है ना। तो बस ये है कि हम फिर अपने दिल को बहलाने के लिए- शराफत साहब जी जी उमर, इसमें अभी तो आपने एक जिस तरह तारिक बशीर चीमा साहब का बताया, ठीक है, उनके बच्चे, उन्होंने उनको वैक्सीन वगैरह करवाई है, उनकी ज़िंदगी के हवाले से हमारे लिए वो ज़िंदगी बहुत अजीज़ है, लेकिन बहरहाल वो पार्लियामेंटेरियन है, वो कस्टोडियन है। ये जो वैक्सीन आई है ये पूरे मुल्क के लिए, इसके लिए एक मेकनिज़म तरतीब दिया गया। इस हवाले से वो आपकी बिल्कुल बात बजाय है कि जब वो किसी भी उस असूल को जो खुद पार्लियामेंट ने, जो खुद इन लोगों ने सेट किए हैं, जब उनको वो खुद बाईपास करेंगे तो रिट ऑफ लॉ नहीं रहेगी, इसलिए हम उसको कंडेम करते हैं। लेकिन ये तो इत्तेहादी हैं। अभी पिछले दिनों अगर आपने गंडापुर साहब का, अमीन गंडापुर साहब का, उनके बेटे ने गाड़ी चलाई, जी बिल्कुल, तो वो आप देखें उनका वहां पे किस डिठाई के साथ, जरा जिनको नहीं पता उनको बताएं जरा क्या हुआ। यस, ये अमीन गंडापुर साहब हैं, ये खुद वहां पे पैसेंजर सीट पे बैठे हुए हैं। उनका जो लख्ते जिगर है, जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल होगी, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और वो बड़ी स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। पीछे जो कुछ उनके बाकी गनमैन वगैरह बैठे हैं, और ये उन्होंने वीडियो खुद वायरल की है। जब उसको इनको कहा गया कि ये सारा चीज क्या है और ये क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं, तो वो अपने ट्विटर में फरमाते हैं कि ये गाड़ी भी मेरी है, ये बच्चा भी मेरा है, और जिस जमीन पे गाड़ी चल रही है वो जमीन भी मेरी है। किसी को क्या मसला है? पाकिस्तान भी आपका है, हर चीज आपकी है, वैक्सीन भी आपकी है, लेकिन खुदा के लिए जो हमें आप भाषण देते हैं उसमें कुछ तो खुदा के लिए उसमें कुछ थोड़ा सा तो डिफरेंस रखें। इसलिए ये आपकी बात बिल्कुल बजाय कि खान साहब जो क्लेम करते हैं कि दो नहीं एक पाकिस्तान, तो उसमें उन्होंने तो सब कुछ मिक्स करके ये एक रंग बना दिया है कि जिसको जो मिलता है वो ले जाए, उसका ये पाकिस्तान। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो हुकूमती वज़रा हैं वो खुद इस हुकूमत को डुबोने के दर पे हैं। और जिसमें आप अभी मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा कोरोना के हवाले से, कि जो कोरोना के लिए ये देखें कि मजंग में 350 डोज जो है वो गायब हो जाती हैं मजंग के हॉस्पिटल में। इसी तरह सर्विसेज हॉस्पिटल है, 550 वहां से खुराकें गायब हो जाती हैं। अब ये गायब नहीं हुई हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मजंग ये वज़रा ने ले ली हैं अपने बच्चों को लगाने। एग्जैक्टली। अब मैं थोड़ी सी गुजारिश करूं कि अगर आप वहां पे मैकेनिज्म देखें, अगर आपने देखना है कि सिस्टम कितना फाल है, आप सर्विसेज हॉस्पिटल जो मुख्तलिफ कोनों कोनों को तोड़ के, दीवारें तोड़ के बनाया गया, उसके दरवाजे से एंटर हो, बाइक पे बाहर निकले, सवाल नहीं पैदा हो सकता कि वहां पे आप पैसे दिए बगैर निकल सके, उसका टोकन पे किए बगैर निकल सके। इतना मजबूत सेटअप है। लेकिन जहां पे इन लोगों ने खुद चीजें गायब करनी होती हैं, जहां पे इन लोगों ने खुद सिस्टम को कोलैप्स करना होता है, नुकसान पहुंचाना होता है, वहां पे हर चीज हो जाती है। अदरवाइज किसी एक बंदे की जरूरत नहीं है कि वो इवन 10 रुपए मोटरसाइकिल का टोकन दिए बगैर निकल जाए। बिल्कुल। इसलिए यहाँ पे होने को सब कुछ हो सकता है। वो अनपढ़ लोग हैं, उनका सादा सा सिस्टम है, फिर भी वो अपनी रेवेन्यू को बचा के बैठे हुए हैं। ये सारे पढ़े लिखे जो ब्रेन ऑफ द नेशन कहलाते हैं, इन लोगों को पता नहीं चल रहा, ये खुद गायब कर रहे हैं, तो भाई बचेगा कैसे? हनीफ साहब जनाब, मामला आपने सुना है, क्या कहना चाहेंगे जी? दो उमर नहीं साहब, एक पाकिस्तान। मैं अर्ज करता हूँ, सबसे पहले तो मैं फयाज साहब की बात से शुरू करूँगा कि इनको माजरत करनी चाहिए। आप देखें कि चंद दिन पहले आपने देखा होगा कि नहर सुएज में एक जहाज़ फंस गया था, एवरग्रीन कंपनी का,
और वो समंदरी तूफान आ गया और रेत नीचे फंस गई और एक हफ्ता वहाँ ट्रैफिक ब्लॉक होगी। अब ये एक कुदरती अमर था, बिलियन और ट्रिलियन जो है वो डॉलर उनको उसका नुकसान हुआ। लेकिन आप देखें कि कंपनी के मालिक ने पूरी दुनिया से माफी मांगी, उन्होंने कहा हमें माफ कर दें। हालांकि एक कुदरती आफत आई है और उसकी वजह से उनका एक हादसा भी नहीं हुआ, एक समझने के नुकसान हुआ लोगों का। तो देखिए कि हमारे लोग जानबूझकर दीदा दानिस्ता एक जुर्म करते हैं और फिर उसके ऊपर अकड़ते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक हकायत है कि एक कोई करिंदा जाने लगा किसी जगह से नमक लेने, किसी शिकार को लगाने के लिए। तो बादशाह ने कहा कि देखो नमक पैसे दे के लाना। तो किसी ने कहा बादशाह सलामत थोड़ा सा तो नमक लाना है, चुटकी भर, तो मुफ्त आने में क्या रजा है। तो उन्होंने जो नौशेरवां थे एक बादशाह, उन्होंने फरमाया कि नहीं, आप अगर मुफ्त एक चुटकी नमक लाओगे, बादशाह अगर एक चुटकी नमक मुफ्त मंगवाएगा तो उसके कारिंदे लोगों के घर उजाड़ देंगे, वो चल पड़ेगा सिलसिला। ये चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं। ये गंडापुर साहब के बच्चे की गाड़ी का चलाना एक आम बात नहीं है, ये सिंबॉलिक बातें हैं। किसने किया जुर्म ये डिपेंड करता है, एक आम आदमी ने जुर्म किया है या एक खास बंदे ने किया है। अगर खास बंदे ने किया है तो उसकी सजा ज्यादा होनी चाहिए। इसी तरह ये वैक्सीन किसने चोरी की है, आम बंदे ने चोरी की है या एक मिनिस्टर ने अपने घर बुलाकर किया है। तो ये एक सिंबॉलिक, आप पूरी कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं कि क्या हम चोर है, इट मीन्स के चोरी हलाल है। तो वो एक ट्रेंड चल पड़ता है, ये एक ट्रेंड सेटर चीज़ें होती हैं। आप देखें कि जितने भी बड़े बड़े ड्रामाज आज तक हिस्ट्री में बने हैं, शेक्सपियर ने जितने ड्रामे बनाए वो सारे किंग्स के ऊपर बनाए, बादशाहों के ऊपर बनाए। क्यों? क्योंकि बादशाह जो होता है ना, उसकी स्टोरी सब रियायत पूरे मुल्क की स्टोरी होती है। एक बड़े आदमी की स्टोरी हर बंदे की स्टोरी होती है, क्योंकि हर बंदा उसका इफेक्ट लेता है। तो इसलिए इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा मजमूई बिहेवियर है ये भी ऊपर से नीचे आ रहा है, क्योंकि वो सीरियस नहीं लेते तो लोग भी सीरियस नहीं लेते। ये तो खुद खान साहब फरमाते थे ना कि ये चीजें ऊपर से जो है, अगर लीडर ठीक होगा तो नेशन भी ठीक होगी। ये तो खुद खान साहब फरमाते हैं। यानी कि अब करप्शन हो रही है तो लीडर भी करप्शन कर रहा है। उमर एक दौर में खान साहब खुद कहा करते थे कि हमने मिलने और फैक्ट्री बनानी, हमने इंसानों को इंसान साजी करनी है, हमने किरदार साजी करनी है, इंसान बनाने हैं। कर दिए, इंसान बना दिए सर। तो अब देख रहे हैं इंसान बना दिए हैं। तो किरदार साजी ये होती है कि ये नहीं कि इंसान जुर्म करता है उससे गलती भी होती है, इंसान की फितरत में गुनाह हो जाता है, जुर्म हो जाता है, लेकिन जब उसको तस्लीम करता है ये उसका किरदार है। तो किरदार साजी ऊपर से शुरू होगी। तो ये तो खान साहब का एक था मंशूर का हिस्सा था कि मैंने इंसानों को बनाना है, किरदार साजी करनी है। अब जब वो खुद नहीं इस तरफ आ रही और इतनी डिटेल से जिसे मजाक कर रहे हैं तो फिर सारे लोग ऐसा प्रोग्राम इंटरेस्टिंग फेज में शामिल हो गया। अब जो टॉपिक का आगाज करने जा रहा हूँ वो सबका पसंदीदा टॉपिक होगा, सब उस पर बात करना चाहते हैं। मसला ये है कि 3 साल हो गए हुकूमत को, पॉलिसियाँ नहीं बन रही, हुकूमत की अपनी पॉलिसी में तजाद है। वुज़रा जो है वो एक बार लाया जाता है, बाद में उनको तब्दील कर दिया जाता है। किसी के करप्शन सामने आती है उसको पहले हटा दिया जाता है। सबसे पहला काम खान साहब यही करते हैं। अब समझ आ गई है, किसी की करप्शन सामने आएगी पहले उसको कहेंगे अपना ओहदा वापस ले लो, इस्तीफा दे दो, बाद में किसी और ओहदे के ऊपर उसको लेकर आ जाया जाता है। ना अहलियां, वुज़रा की तब्दीलियां, और ये मामला 3 साल से चलता आ रहा है। हफीज शेख साहब को बनाया गया वजीर खजाना, बाद में उनकी जगह पर जो है वो हमाद अजहर साहब को बुला दिया गया। जब असद उमर साहब को बनाया गया था तब भी ये कहा गया था इससे अच्छा तो वजीर है ही कोई नहीं खजाने का। हफीज शेख साहब को लाया गया तो वो तो जी IMF से के साथ मामला तो उनके चलते रहे थे, वो तो वह मामला चलाते रहे, इनसे अच्छा तो बंदा ही कोई नहीं है जी। अब हफीज शेख साहब को हटाया, हमाद अजहर साहब को लाया गया। लो जी, हमाद अजहर साहब तकरीर बहुत अच्छी करते हैं, 2 बार बजट भी इन्होंने पेश किया। जिसको लाना है उसके बुलंदो बांग दावे कर दिए जाते हैं और बाद में जब हटाना होता है तो फिर फौरन से पहले हटा भी दिया जाता है। फयाज साहब बात करेंगे वुज़रा की तब्दीलियों पर। उमर देखिए, जब खान साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने थे और अभी तहरीक चला रहे थे हुकूमत में आने की, तो वो यही कहते थे कि इन हुकूमतों के पास प्लानिंग नहीं आई कि लोगों को मैनेज नहीं कर सकते, सबसे अच्छी प्लानिंग मीडिया के पास थी, है ना, कंटेनर पे खड़े और वो कहते जनाब हमारे पास टीमें मौजूद हैं, मुल्क से अंदरूने मुल्क से हमने लोग सिलेक्ट कर लिए हैं जो आएंगे और दूध की नहरें बहा देंगे और सारे मसाइल का हल हो जाएगा।
आज वो टीमें सेलेक्ट कहाँ कर हैं? ली हैं सर? ठीक है ना नहीं वो कहते थे हमारे पास टीमें मौजूद हैं। अच्छा। खान साहब वो कंटेनर पे मैं खड़े जरा रहते थे नहीं, select का वो मतलब कहते जब- थे हमारे पास लोग मौजूद हैं जो माशियात को ठीक करेंगे, जो सियासियात को ठीक करेंगे, जो मैनेजमेंट को ठीक करेंगे। वो मुल्क से बाहर से लोग लाएंगे, अंदर से जो छुपे हुए लोगों को निकालेंगे। ये तो शुरू से नारा था। अब उन्होंने कैसे निकाला है और किस तरह लेकर आए हैं कि गरीब और से गरीब होता जा रहा है। और आपने सही कहा है कि इसी को अगले दिन जब ये इलेक्शन हारे हैं इनके हफीज शेख साहब, तो इन्होंने कहा हफीज शेख तुम जबरदस्त काम कर रहे हो, ठीक है ना। ये ग्राउंड वाली बात है। मैं हमेशा कहता हूँ ये खेल खेलते हैं। अच्छा, खेल में हफीज ये है शेख साहब तो कहीं के नहीं रहे जी। खेल में ये होता है कि जब खिलाड़ी गेंद गलत करता है वो हिट भी लग जाए ना तो कप्तान आकर हौसले करता है, शाबाश डटे रहो, शाबाश। ठीक है ना। लेकिन यहाँ उसकी सिर्फ ये चौका नहीं लगता, यहाँ तो लोगों की जान निकल जाती है बिल्कुल ना। सही। तो दूसरी बात यह है कि अभी उन्होंने जब वो हमाद अजहर को दिया है और उसको तारीफ भी किया है, साथ या मीडिया पे देखा अगला नाम भी आने लग अगला गया। नाम आ गया। अब वो बेचारा जो आकर बैठा है वो क्या सोचेगा और क्या करेगा, ठीक है ना। उसके लिए तो मिसाइल बन के वो स्टेबिलिटी ना अगले नाम पे एक बात करेंगे अभी। हाँ, वो अगला नाम आ गया तो उसका काम भी रोक गया। एक्चुअली खान साहब को बैठना चाहिए, मुआशी टीम को बिठाना चाहिए। और ये जो मसला है ना, मेरे दोस्त साथ बैठे हैं, आप भी इसे इत्तेफाक करेंगे, हर बंदा जानता है कि असल मुआशी मसला क्या है, गरीब आदमी का क्या मसाइल है, वो किस मुसीबत में पड़ा है, उसका हल ये भी लोगों को पता है। ये नहीं कि उनको पता है, सारा दिन मीटिंग्स करती हैं, उनको पता है गरीब आदमी पिस रहा है। खान साहब परेशान है गरीब आदमी के लिए। परेशान कहाँ हैं, बंदे बैठाएं, सोना छोड़ दें, बैठ जाएं। नहीं भाई हमने गरीब आदमी को रिलीफ देना है, इसने हमें वोट दिया, हमें एतमाद दिया है। और देखें ये अगर ऐसा नहीं करेंगे और इसी तरह बंदे बदल रहेंगे, 2 साल तो उम्र गुजर गया ना, तो बाकी 2 साल गुजरते भी देर नहीं लगेगी। और फिर ये कहेंगे मेरे पास वक्त कम था, मुझे लंबा टाइम दिया जाए। वो तो भी कहना शुरू कर दिया। वो तो कह रहे हैं कि मुझे एक्चुअली वही लोगों के पॉलिसी सिर्फ तब तक थी जब कंटेनर पे वो लोगों के मसले नहीं हल करना चाहते। मैं कहता हूँ लीडर जब एक दिन के लिए बैठ जाए, शाम तक लीडर नजर आना चाहिए और वो स्टेप ले सकता है। हुकूमत के पास पावर्स होती हैं, हुकूमत पावर्स को इस्तेमाल करती नहीं है और करना चाहती ही नहीं है। अगर करे तो वो एक फिल्म बनी थी, एक दिन का वज़ीर आला बना था तो उसने शाम को उल्ट पुलट कर दिया था। इस तरह सोचते नहीं, इस तरह करते ही नहीं है। तो ये इनको इस तरफ आना पड़ेगा। शराफत साहब से पूछ लेते हैं। शराफत साहब अब वज़ीर आज़म कुर्सी पे बैठ चुके हैं, क्वारंटीन जब हुए थे उसके बाद इक़्तिदार संभाल लिया उन्होंने, दोबारा से आ गए। मामलात ऐसे हैं कि जब वो क्वारंटीन में थे ना, तब फैसला आया कि महद हसन साहब को जो है वो वजीर बनाया जाएगा। अब बाहर आ गए हैं तो नाम दूसरा लिया जा रहा है। क्या समझते हैं, ये पॉलिसीज का फुकदान है, आपस में बॉन्डिंग नहीं है, आपस में मामलात को तय नहीं किया जाता कि एक बंदा कोई फैसला दे देता है, दूसरा बंदा कोई फैसला दे देता है और फिर वो पहले बंदों के फैसले पर इत्तफाक करके स्टेटमेंट का ऐलान भी कर दिया जाता है। बाद में समझ आती है कि नहीं यार कुछ तो गलत है, इसको बदल दिया जाए। ऐसा हो रहा है जी उमर। जो पाकिस्तान की सियासत है इसमें जो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी थी वो सबसे पहले कप्तान साहब ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। हाँ जी। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, और वो इतनी ज़्यादा मारूफ हुई कि इवन अपोजिशन जो थे उनके भी बोलते हुए तकरीर करते हुए वो इसी क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करने लग गए। अगर उसी टर्मिनोलॉजी के हवाले से बात करें तो मेरा ख्याल ये है कि जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं जो बेसिकली क्रिकेटर थे, उसी क्रिकेट की लैंग्वेज को, उसी टर्मिनोलॉजी को, अब भी क्रिकेटर ही हैं वो, अब भी क्रिकेटर ही। तो वो मेरा ख्याल है पावर प्ले इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने सियासत में भी पावर प्ले ले है कि इतने ओवर तक इसको, उसके बाद ओवर चेंज है, उसके बाद नया स्पेल आ गया, ये स्पेल के लिए ये पावर प्ले है। शायद उनकी कोई इस तरह की प्लानिंग हमें नजर आ रही है, क्योंकि जो मईशत को मजबूत करने के लिए, मुल्क को इस्तेहकाम देने के लिए और मुल्क के वसीतर मुफादात के लिए जो फैसले किए जाते हैं वो शायद इस तरह से नहीं होते। आप देखिए कि जब अभी आप फरमा रहे हैं कि जी हमाद अजहर साहब जब लाए गए, इनका बैकग्राउंड ये है कि ये लॉ के इनका बैकग्राउंड ये है कि खजाने पे तकरीर बहुत अच्छी करते हैं। चले ठीक है, तो बेसिकली तो इन्होंने लॉ की तालीम इन्होंने हासिल की है, कानून की। और अब ये सीधी करने आए हैं मुईशत, वो भी किन के बाद? असद उमर साहब जिन्हें ये मुआशी साइंसदान कहते थे, उनके बाद हफीज शेख साहब जो कहते थे कि शायद पाकिस्तान से लेके IMF तक की जितनी इकोनॉमी है वो इन्होंने सीधी की हुई है, वो इनकी रग रग से वाकिफ। अगर वो तो नहीं कर सके तो जब हमाद अजहर साहब तशरीफ लाए हैं उन्होंने, सर मेरी बात सुने, छोटी सी बात लेने, जब फवाद चौधरी साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत चला सकते हैं तो हमाद अजहर साहब ये भी चला सकते हैं। सर ऐसे ही है ना कि आप ओपनिंग बैट्समैन से कहें कि आपने ये विकेट लेके दिखानी है, मेरा ख्याल है ये वो पॉलिसी चल रही है। सो मैं वापस आता हूँ कि जब हमाद अजहर साहब आए हैं उन्होंने पहली तकरीब में फरमाया है कि हफीज शेख साहब बहुत अच्छे मुईशत के बहुत समझदार आदमी हैं और मैं इन्हीं से मशवरा लूंगा, इन्हीं की पॉलिसीज के मुताबिक। अब अगर उन्हीं की पॉलिसीज को आपने रायत करना है तो भाई ये तब्दीली किस तरह से थी और क्यों थी?
हनीफ साहब, मेरा ख्याल है आखिरी बात इसमें मैं आपको ऐड करूंगा, मेरा ख्याल है ये कप्तान साहब ना हमारे सारे नए वुज़रा की यंग टैलेंट की सीवीज जो है ना वो बेहतरीन बना रहे हैं, ताकि हर किसी की सीवी पे जो है ना एक एक दो दो चार चार वजारतें आ जाए, ताकि अगली हुकूमत जब आए इनका नाम ना रहे तो वो कहीं जगह पाकिस्तान रहे ना रहे, कम से कम दूसरे ममालिक में तो जाके एडजस्ट हो ले सकते हैं, एडजस्ट हो ये सीवी इनका अपना प्रोफाइल इनके अपग्रेड कर रहे हैं। हनीफ साहब क्या कहना चाहेंगे जी, इस्तेहकाम नहीं आया पॉलिसीज में? इधर से जहाँ से शराफ साहब ने बात छोड़ी वहीं से थोड़ा सा आगे स्टार्ट करूँगा। हम आदल साहब से अगर शुरू करें तो आप देखें कि उनकी अब तक की कारकर्दगी क्या है। उनकी जो स्टील मिल होती थी एफको के नाम से वो बंद हो चुकी हुई थी, लेकिन जब ये हुकूमत में आए तो इन्होंने खैर से कुछ ऐसे इकदाम किए कि अब उनकी स्टील मिल चलना शुरू हो गई है। और उसके उन्होंने किया क्या कि जो फाटा में और इधर उधर जो छोटी छोटी भट्टियाँ लगी हुई थी और वो लोहा पगला के जो उसके वो बनाते थे और आगे वो सप्लाई जाती थी, उन्होंने वो सारा बंद करवाया और कहा कि यहाँ सब चोरी हो रही है, बिजली चोरी हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो सारा कुछ करवाया, क्रैकडाउन और बंद करवाया। और दूसरे नंबर पे जो शिप ब्रेकिंग का काम था जो कराची में होता था और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, वो शिप ब्रेकिंग के ऊपर इन्होंने ऐसी कदगन लगाई और ऐसे उसमें चीज़ें डाली, सुर्ख फीता इस्तेमाल किया कि अब वो सारी की सारी इंडस्ट्री चली गई बांग्लादेश में और वो ख़त्म हो गई हमारी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री। और उसके बदले में जो शार्टेज हुई और जो बाकी चीज़ें उनकी प्राइसेस बढ़ गई और इनकी अपना काम सेट हो गया और मुल्क जाए जहाँ मर्जी उन्हें कोई परवाह डॉक्टर साहब मियां हमाद साहब की जो स्टील फैक्ट्री है उसके वाले से इसका मतलब यह है कि कोई मुस्तकबिल करीब या बैद में कोई दोबारा नया इंजन भी गायब होने वाला है। हमाद का हल्का देखने शदरा है ना, ये यहाँ से सारा बंद रोड वाला सारा एरिया उनका आता है। वहाँ के देखने क्या सूरत हाल है? अच्छा सर, मैं थोड़ा सा इकोनॉमी की तरफ आना चाहूँगा कि हमारी इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल क्या जा रही है और आम आदमी के क्या हालात जा रहे हैं और ये हालात क्यों हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो बड़ा बिजनेसमैन है, वो सारे का सारा यहाँ से गायब हो चुका है और वो बहुत परेशान है और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर्स हैं और वो प्रेशर ना बर्दाश्त करते हुए वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहा। और उसके बदले में हुआ ये है कि हमारी जो करेंसी है इस वक्त सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश की करेंसी इस वक्त 1.82 है, यानी पाकिस्तान का 1 रुपया 82 पैसे बांग्लादेश का 1 टका बनता है। आप देखें कहाँ बांग्लादेश था, कहाँ पाकिस्तान की करेंसी थी। आप इंडिया देखें, इस वक्त इंडिया की करेंसी 2.15 है। और आप ये बात कर रहे हैं डॉलर गिरा दिया हमने, उसका भी बताता हूँ। अच्छा 161 पे ले जाके 151 पे ले आए सर, उसका भी देखें कितना बड़ा मार्जिन हुआ है। उसका भी बताता हूँ। अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो इस वक्त 1 रुपया 97 पैसे का एक अफगानी है। तो आप देखें कि हमारी करेंसी कितनी डी वैल्यू हो चुकी हुई है। जीडीपी की जहाँ तक बात है तो बांग्लादेश की जीडीपी इस वक्त 4% पे उसकी ग्रोथ है। इंडिया की इस वक्त 8.8% ग्रोथ हो चुकी है। ये कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि ये 4-4.5% पे होती थी, फिर 5.8 पे पहुंची और अब ये 8.8 पे, यानी वो बड़ी स्पीड से ग्रो कर रही है। नेपाल की इस वक्त ग्रोथ 2.5% है, श्रीलंका की 5.3% है, भूटान की 0.5% है और पाकिस्तान की इस वक्त -0.5% है। ठीक है, और अब ये कह रहे हैं जी 1% हो गई है। अगर 1% भी हो जाए तो देखिए इंडिया से हम कितने आगे थे, हम 5.8 पे थे और इंडिया 4. some पे। चलो किसी फील्ड में तो पाकिस्तान इंडिया से बात कर, इंडिया के ताल्लुकात पे बात कर लेते हैं कि सर इन्फ्लेशन का थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें तो। इन्फ्लेशन इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी तबाही कर रहा है और उसी की वजह से महंगाई हो रही है और इनके काबू रुपया नहीं आ रहा। और इस वक्त अफगानिस्तान में इन्फ्लेशन रेट है 3.8%, बांग्लादेश में है 5.5%, इंडिया में है 3.5%, भूटान में है 3.3% और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट इस वक्त है 12%। यानी आपका अगर बैंक में 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है तो 1 साल बाद वो रह जाएगा 88 लाख रुपया। यानी अगर आपका 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है तो 88,000 रह जाएगा, 100 रुपया पड़ा हुआ है तो 88 रुपये रह जाएंगे। यानी हर साल 12% हमारा रुपया डी वैल्यू हो रहा है और इससे बड़ी और कोई तबाही नहीं है। आपने डॉलर का पूछा था तो मैं थोड़ा सा अगर बता दूं कि डॉलर जब ऊपर गया था तो उसकी वो क्या हुआ कि बाहर से इन्होंने डॉलर मंगवाए, इनके ख़ास लोगों ने, जैसे कि आरफ नकवी साहब हैं, उनकी आपको पता है कंपनी है दुबई में और इस वक्त वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अमेरिका ने उन्हें इंग्लैंड से गिरफ्तार कर लिया था हिथ्रो एयरपोर्ट से और वो बंदा मनी लॉन्ड्रिंग का किंग समझा जाता है।
और इनके जो जितने भी करता धरता है सब लोगों का वो फ्रंट मैन है। और डॉलर पाकिस्तान में आया तो 168 पे डॉलर पाकिस्तान में मंगवाया और उसके बाद करेंसी डाउन की और डाउन करके अब वही डॉलर जब सस्ता हो गया तो उसको वापस बाहर भिजवा इसका दिया। मतलब और है जो गैप आया उस वो आप देखें कि कितनी रकम बनती है। जी। और इस वक्त भी जहाँ पे डॉलर है 1.53 के ऊपर है, यानी 153 के ऊपर है, ठीक। ये भी आर्टिफिशियली हाई है। हालांकि जेन्युइनली ये इस वक्त जेन्युइनली देखा जाए तो 130 से ऊपर नहीं यानी कि मामला बहुत ज्यादा खराब है। आर्टिफिशियली हाई किया हुआ है। प्लाज्मा इंजेक्ट किया यानी गया यहाँ। पहले के बारे में कहते थे कि उन्होंने आर्टिफिशियली डाउन किया हुआ है। वक्त- अब ये देखें इतने नेक लोग हैं Artificially rise उन्होंने कर दिया। मसनूई तौर पे हाई Rise किया कर हुआ दिया है ना। और इंपोर्टर बेचारा तबाह बर्बाद हो गया। ठीक है, भारत के साथ ताल्लुकात पे बात कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मोदी साहब ने खत लिखा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उसका जवाब भी दिया। उसके बाद जो है वो सवाल यहाँ पर ये बनता है कि क्या पाक भारत जो ताल्लुकात हैं वो बेहतरी की जानिब जा रहे हैं? फयाज साहब। उमर, एक बात मैं आपको ग्राउंड रियलिटी के तौर पर बता दूं कि पाक भारत ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं हो सकते। मुफाद ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि मैंने सारी चीज़ें देखी हैं। जब वाजपेयी साहब आए थे मैं उस मौके पर मौजूद था जब वो मीनार पाकिस्तान आए, फिर भी मैं मौजूद था जब उन्होंने गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस वक्त भी मैं मौजूद था और लग रहा था कि सारी बर्फ़ पिघल चुकी है और अब इस ताल्लुक पे हम आ गए हैं कि अब पाकिस्तान और इंडिया जो है ना अब ये हमेशा के लिए एक दूसरे के करीब हो जाएंगे, ताल्लुकात इनके बेहतर हो जाएंगे। फिर हमारे यहाँ तजारती ताल्लुकात भी बने, कितना हजूम बड़ा कम हुआ, फिर हमारे सकाफती ताल्लुकात भी बने, फिर हमारे स्पोर्ट्स के ताल्लुकात भी बने, लेकिन एक पॉइंट पे एक लाइन पे आकर वो ख़त्म हो जाते हैं, वो कश्मीर है। और कश्मीर आपको जानते हैं, कश्मीर अब उस स्टेज पे मसला पहुंच गया जहां हल होने की कोई गुंजाइश ही नज़र नहीं आ रही। और जो मोदी साहब ने स्टेप्स ले लिए उस पर मेरा नहीं ख्याल कि वो वापस आएँ। वो सर्द जंग होगी या गर्म जंग होगी वो चलती रहेगी। हमारे ताल्लुकात जो है वो खतु खत आएंगे, खत का कभी जवाब दे दिया, कभी हो सकता है हमारे में कोई क्रिकेट का मैच भी हो जाए, कोई चीनी भी आ जाए, कुछ टमाटर आ जाए, लेकिन आप ये मैं आपको बताऊं ये ग्राउंड रियलिटी है कि कश्मीर के बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता। अभी इन्होंने कहा ना मंगवा रहे हैं चीनी वहाँ से, हमारी कई सियासी जमातें हैं जिन्होंने उसकी मुखालफत भी शुरू कर दी है, ठीक है ना। तो जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा और कश्मीर का हल होना फिलहाल नामुमकिन है, मेरा नहीं ख्याल कि उसका अभी किसी भी सोचने वाले मुदब्बर बंदे को समझ नहीं आ रही कि इन द एंड उसका हल क्या निकलेगा। लिहाजा ये अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीन लेने के लिए जो है वो दोस्तियां बढ़ाई जा रही हैं, वो भी आपको अपनी वैक्सीन देना चाह रहे हैं, नहीं ये ऐसे बेचना चाह रहे हैं। बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया के तलकात ये धूप और छाँव की तरह हैं। वो ऐसे वो बनता है ना मिठास का बड़ा बुलबुला बनाते हैं, खूबसूरत सा खिलौना बनाते हैं, फिर 1 मिनट में मुंह डाल खत्म कर देते हैं। हाँ। ये बस उसी तरह का ताल्लुकात है और उसी तरह की बातें हैं, ये कुछ ज़्यादा देर पानी है। शराफत साहब, ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं जी, वैक्सीन तो नहीं लेनी? उमर भाई 1947 से लेके जब से पाकिस्तान बना है और 2021 तक इस तनाज़र में रख के अगर आपके वैक्सीन वाले सवाल का जवाब दिया जाए तो इसका एक ही लाइन बनती है, ये मसीहाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। ठीक, ये जनाब ये वो दो ममालिक हैं जिन्होंने अपनी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी कॉन्फ्लिक्ट और इसी चपकलश में गवा दिया है। अपने प्यारे गए हैं, यहाँ के सरहदों पे जाने दिए हैं, किसी दूसरे मुल्क के साथ नहीं, सिर्फ इंडिया के साथ, किसी दूसरे मुल्क के साथ नहीं, सिर्फ इन्हीं बॉर्डर्स पे। तो सर आप आपने स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को राइज किया, आपने ट्रेड को किया, आपने बेशुमार, देखिए कॉस्मेटिक सर्जरी कभी भी जो है ड्यूरेबल नहीं होती, वो आपको रिजल्ट्स नहीं दे सकती जब तक आपकी पार्लियामेंट्स में बैठ के पूरे मुकम्मल तौर पे इस पे बेहतरीन फैसले नहीं किए जाएंगे। और जिस तरह मेरे पैनलिस्ट दोस्त बड़ाई साहब ने फरमाया कि कश्मीर के बगैर तो आपकी ना कोई पॉलिसी है, ना कोई टेबल टॉक है, कोई दूसरी चीज नहीं। इसके अलावा आप जितने हमारे पाकिस्तान के कम से कम कमोबेश कुछ नहीं तो कोई 2, 4, 6 बड़े स्टार क्रिकेटर्स ने और इस तरह के बड़े बड़े जाके वहां पे शादियां कर ली हैं। इंडिया को अब तो अपना ससुराल बना लिया है, इससे ज्यादा करीबी ताल्लुकात क्या हो सकते हैं। इसके बावजूद तनाज़े वहां पे वहीं के वहीं खड़े हैं। तो ना तो यहाँ पे ये जो मसीहाई है ना जो आप पूछ रहे हैं इसके हवाले से, वैक्सीन के हवाले से, ये हवाई उसी दुश्मन ने उड़ाई है, इसलिए यहाँ से कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। हाँ, इससे ये होगा कि कुछ अरसे के लिए फॉर द टाइम बिंग अरेंजमेंट्स के लिए चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन हो जाएगी, कुछ उनके सियासतदानों को फ़ायदा होगा, कुछ इनके सियासतदानों को फ़ायदा होगा, ये अवाम को कुछ एक नया
मलफूफ सा लॉलीपॉप दे के आगे निकल जाएंगे। ये वहीं के उमर एक अदबी महफिल में बैठे हुए थे ना लोग, तो उसमें इंडिया के कुछ लोगों ने कहा जो हमारे सरहदें मिली हुई हैं, हम किनारे पे हम साथ साथ हैं। तो एक दिल चले ने पाकिस्तानी तो उसने कह दिया कि देखें हम तो मिले ही हैं बिछड़ने के लिए ना, हाँ। तो हमारी सरहदें मिली हुई हैं कि हमने बिछड़ कर रहना है। हनीफ साहब, सरहद वैसी तकसीम का नाम है सर, तकसीम है। सरहद मतलब क्या है कि अब लाइन है। ये कि अगर तल्लुकात अच्छे हो रहे हैं या तिजारत हो रही है तो फ़ायदा किसका है? हमें तो नुकसान है। आप देखिए चीनी अगर आप मंगवाते हैं तो हमारी गन्ने की इंडस्ट्री, हमारी चीनी की इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? बिल्कुल ठीक। और अगर आप गंदम मंगवाते हैं, अगर आप कपास मंगवाते हैं तो तल्लुकात चले ठीक है, आप अच्छे रखें, ठीक है, अच्छी दुआ सलाम बनानी चाहिए, लेकिन ऐसे तल्लुकात का क्या फ़ायदा कि जो हमारी इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दे। तो आप देखिए कि इस वक्त हमें अपने किसान को सपोर्ट देने की बजाय, उसको सब्सिडाइज करने की बजाय, आपको पता है कि इस दफ़ा एग्रीकल्चर की हमारी जो प्रोडक्शन है वो आधी रह गई है, क्योंकि स्प्रे महंगे हो गए हैं, बीज महंगा हो गया है, पानी महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है। और देखें इस वक्त पाकिस्तान की फ़ी एकड़ पैदावार 40 मन फ़ी एकड़ थी पिछले सालों तक। इंडिया की फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो 80 मन है गंदम की पैदावार। वजह क्या है कि वहाँ का जो किसान है उसको सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर बिजली दी जाती है, उसको पानी दिया जाता है। सारे बाहर निकले हुए हैं। उन्होंने उनको उस पर क्या कहेंगे हनीफ साहब? सारा किसान तो रोल दिया उन्होंने, सही बात। सड़कों पे आ रहा है। वो किसान 80% का क्या करेंगे? यहाँ पे 40% में खुश तो है। सर देखें, वो जो एक खास इलाके में पंजाब में ठीक है उनकी हड़तालें चल रही हैं। आपको पता है अजय देवगन को मार पड़ी है, उसके वो किसानों के मामले पे हुकूमत के हक में बोला तो किसानों ने पकड़ के मारा उसको। यह तो किसानों का मसला पूरे नेशनल लेवल पे चला गया ना, नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे चला गया वो किसानों के मामले पे। तो वो लेकिन आप देखें कि अगर उनका किसान हड़ताल पे है, सारा कुछ है, तो फिर प्रोडक्शन वहां से पाकिस्तान में कैसे पहुंचेगी? इट मीन्स कि प्रोडक्शन तो हो रही है ना, चाहे किसान वो मजीद मराहत मांग रहा है या जो भी कुछ कर रहा है, लेकिन आफ्टर ऑल उनके पास प्रोडक्शन है तो वो हमें चीनी देंगे, कपास देंगे, गंदम देंगे, और इसीलिए तो ये आर्डर दिए जा रहे हैं। लेकिन उमर भाई इसमें मैं थोड़ी सी ऐड करूंगा चीज़ कि आपके पास रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए कोई होमवर्क ही नहीं है। कश्मीर के इशू के अलावा जो आपकी ट्रेड पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसी के साथ आपने वहाँ पे क्या भेजना है, वहाँ से क्या मंगवाना है, और भेजे तो तब ना जब आपका घर अपना पेट भर के सोया हुआ हो। कोई होमवर्क हो, आपकी कितनी पैदावार है, आपने कहाँ से ली और आपने आगे कितनी भेजनी है, आपका होमवर्क नहीं है। आपके पास कुछ ऐसा डाटा नहीं है, आपको पता नहीं है आपकी कौन सी एजेंस है जिनके बेस पे आपने ट्रेड करनी। सिर्फ वहाँ से चीज़ें मंगवा लेने से इंडिया खुश होगा, उसका रेवेन्यू बढ़ेगा। बाहर जाएगा ना। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है। आखिर में जो है वो मैं एक छोटे से सवाल पर जो है वो प्रोग्राम को खत्म करना चाहूंगा। भारत के ताल्लुकात पाकिस्तान से किन बुनियादों पर हल होने चाहिए? शॉर्ट जवाब दीजिएगा। नहीं सब आपसे शुरू करते हैं। देखिए ये तो इंसानियत की बुनियादों पे ही हल होने चाहिए कि उधर भी इंसान रहते हैं, इधर भी इंसान रहते हैं, उनको भी जीने का हक देना चाहिए, इनको भी जीने का हक देना चाहिए। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके प्यारे इंडिया में बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान के लोगों को नहीं मिल सकते, जो यहाँ पे अच्छे तल्लुकात होने चाहिए लेकिन अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। और जैसे फ़याज़ भाई ने कहा कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, और आप देखें कि उन्होंने जो अपनी वो एक शिक पास की है अपनी पार्लियामेंट से, और जिसके तहत वहाँ पे आबादकारी की जा सकती है, उसके बाद तो फिर तल्लुकात कैसे बेहतर? ठीक है शराफत साहब जी, इसमें बिल्कुल जो आपने पूछा है इसमें हवाले से कश्मीर के अलावा सबसे पहले आप ये देख लें कि हमने बराबरी की सतह पे जाके अगर तल्लुकात बनाने हैं, हमने अपने लॉसेस को कवर करना है, उसको केयर करना है। मतलब बराबरी की सतह पर जो है बराबरी की सतह पर, लेकिन कश्मीर पहले बस सिंपल सी बात है, दोनों मुल्कों की जो मामला है कश्मीर के हवाले से या इंडिया के हवाले से, इसको हल करने के लिए ज़रूरी है कि एक मजबूत लीडरशिप हो। लीडर ही ये जो 70 साल मसला पुराना है इसको हल कर सकते हैं। ठीक। वो लीडर हमें कब मिलते हैं, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। लीडर की ज़रूरत है, लीडरशिप की ज़रूरत है। देखना यह है कि कब जो है वो पाक भारत ताल्लुकात जो है वो बेहतर होते हैं। हमारी तो यही दुआ है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अच्छे हों, और कश्मीर को अगर तो पाकिस्तान के साथ शामिल करना है तो पाकिस्तान के साथ शामिल किया जाए। जो कश्मीरी के लोगों का हक है, जो वो आज़ादी मांगते हैं, उनको जो है वो उनका हक देना चाहिए। भारत किसी भी तरीके से, जब वो लोग कहते हैं कि हमने भारत के साथ नहीं रहना, तो मुसल्लत करके उनकी आज़ादी को ग्रैब करके उनको जो है वो नुकसान पहुंचा के कभी भी किसी मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकता। ये तहरीक उठेगी और भारत
को मुंह की खाना पड़ेगी। ये अल्फाज है कश्मीरियों के, ये अल्फाज हैं हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के, हर मुहिब्बे वतन कश्मीरी के। भारत को मुंह की खाना पड़ेगी। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। हनीफ अंजुम साहब आपका बहुत शुक्रिया, फयाज बड़ाइच साहब आपका बहुत शुक्रिया और शराफत अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। समात लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। फिलवक्त के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।